नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल हम ऐसे मुद्दे पर करने जा रहे हैं जिसका असर सीधे भारतीयों की जेब से है, क्योंकि आज भारत के 12-13 करोड़ लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और इतने बड़े पैमाने पर जिन लोगों के आर्थिक हित शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का दिन ब्लैक मंडे की तरह आया है। इसे ब्लैक मंडे कहे या ऑरेंज मंडे कहे। भारतीय शेयर बाजार आज 3-3.25% टूटे हैं। एक अनुमान के मुताबिक सुबह कारोबार शुरू होते ही 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। भारत के बाजार के नुकसान तो वैसे तो पिछले कई महीनों से हो रहा है, लेकिन अब तक निवेशकों के 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक इसमें डूब चुके हैं। लेकिन अब यह सिलसिला खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के बाद, चीन के पलटवार के बाद हालत और बिगड़ते जा रहे हैं। खुद अमेरिकी बाजार में एक दिन में 420 लाख करोड़ रुपए डूबे। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ। टैरिफ को लेकर शुरू हुए टकराव के कारण दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिका एक्सपोर्ट मंदी की आहट सुन रहे हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट्स मंदी की आहट सुन रहे हैं। दुनिया में मंदी आई तो भारत पर भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक लग रहा है और इस दुनिया भर में शेयर बाजारों की हालत में नजर आ रही है। ऐसे में भारत में विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि जब पूरी दुनिया के देश ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर विरोध जता रहे हैं, अमेरिका से नेगोशिएट कर रहे हैं, तो भारत खामोश क्यों है? कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि अमेरिका अर्थव्यवस्था के ट्रंप की आत्मघाती नीति के असर से बचने के लिए भारत सरकार क्या उपाय अपनाना चाह रही है? कब तक भारत शेयर बाजार में निवेशकों की कमाई यूं ही लूटती रहेगी? हालांकि भारत सरकार ने ट्रंप के टैरिफ पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खबरें हैं कि 10 अप्रैल से टैरिफ लागू होने के बाद भारत के पर्टिकुलर सेक्टर पर पड़ने वाले असर को देखने के बाद ही भारत सरकार कोई फैसला करेगी, क्योंकि अभी भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार डील पर फरवरी से ही बातचीत चल रही है। इसका लागू होना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पर डबल हमले की एक और खबर को लेकर विपक्ष हमलावर है। खबर है कि कल सुबह से घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर 50 रुपए महंगे हो सकते हैं। यह हालत तब है जब दुनिया में क्रूड के दाम घट रहे हैं और इससे होने वाला फायदा जनता तक पहुंचाने के बजाय सरकार एक्साइज टैक्स बढ़ाकर खुद ही उसका फायदा उठा रही है। तो ऐसे तमाम सवालों पर, जिन पर मार्केट एक्सपर्ट्स, राजनीतिक मेहमानों के साथ हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से आज भारतीय बाजार पर भी, जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय बाजार गिरते नजर आए, भारतीय बाजार में भी ब्लड बाथ दिखाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मेगा कैंपेन में एक ऐसा टैरिफ बम फोड़ा है कि 38 साल बाद दुनिया ने मार्केट का ब्लैक मंडे देखा है। टैरिफ प्लान से ट्रंप के अमेरिका में उत्पादन बढ़ेगा या नहीं, नौकरियां बढ़ेंगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन दुनिया भर पर संकट के बादल जरूर छा गए हैं। भारत के शेयर बाजार में एक दिन में ऐसा भीषण रक्तपात हुआ जो कोविड काल का बुरा दौर याद दिला गया। बाजार खुलने से पहले ही सेंसेक्स करीब 3000 और निफ्टी 1000 अंक नीचे खुला। सेंसेक्स की 30 में से 29 और निफ्टी 50 की सभी 50 कंपनियां लाल थी। 561 शेयर लोअर सर्किट तक पहुंच गए। 752 स्टॉक 52 हफ्ते के पायदान पर पड़े हुए थे। चंद मिनटों में निवेशकों के 19 लाख करोड़ से अधिक रुपए लुट गए। और ये सिर्फ एक दिन का कहर था। इस साल भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को 50 से 60 लाख करोड़ रुपए से अधिक की चपत लग चुकी है। ऐसे में सोमवार के भीषण संकट ने निवेशकों को अंदर से हिला कर रख दिया। शेयर बाजार में भीषण रक्तपात की आशंका पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ के बदले चीन के पलटवार के बाद हालात ये थे कि अमेरिकी बाजार में शुक्रवार को निवेशकों के 420 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सोमवार को एशियाई बाजार में ट्रेंडिंग रोकनी पड़ी। यूरोपीय बाजारों में ब्रिटेन में 5.21%, जर्मनी में 4.45% और फ्रांस में 5.21% की भीषण गिरावट हुई। ऑस्ट्रेलिया तक के बाजार करीब 8% नुकसान में गए।
दुनिया भर के बाजारों में मचे हाहाकार के पीछे सिर्फ एक हुकूमत और एक हाकिम है, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो कहते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी सुधारने के लिए उन्होंने दुनिया भर को टैरिफ सिर्फ खिलाया है। So, if you look at that, China, first row. At some point, you're unwilling to tolerate this idea of a Trump put. Is there a threshold? I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. 2 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने हाथों में 60 मुल्कों की लिस्ट बनाकर जिस रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा को अमेरिका का मुक्ति दिवस बताया था, उसके 4 दिन भी नहीं गुजरे कि चीन ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर डबल टैरिफ ठोक दिया। 2 बड़ी इकोनॉमी की जंग छिड़ी तो दुनिया संकट में आ गई। What's going to happen with the market, I can't tell you, but I can tell you our country has gotten a lot stronger. अमेरिका बड़ी इकोनॉमी है, 425 लाख करोड़ का झटका उसके शेयर बाजार के लिए भले बड़ा ना हो, लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका में मंदी आएगी, महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां घटेंगी। उधर चीन के ट्रेड वॉर से दुनिया भर में भी मंदी का खतरा बढ़ गया है, बेरोजगारी का डर फैल गया है, तो बाजारों में भी अनिश्चितता का माहौल बन गया और पूरी दुनिया के शेयर बाजार में बिकवाली की ऐसी सुनामी शुरू हुई कि निवेशकों की सांसें फूली हुई हैं और भारत में पिछले 4 से 6 महीने से कहर झेल रहे निवेशकों की उम्मीद चौथी तिमाही के नतीजों से और कमजोर पड़ी। विदेशी निवेशकों की बिकवाली का झटका भारतीय निवेशकों की पूंजी पर पड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूं तो चीन के मुकाबले भारत पर कम टैरिफ लगाया, लेकिन भारत में अनिश्चितता का माहौल बना रहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि ट्रंप और मोदी दोस्त हैं तो हैरानी नहीं, क्योंकि दोनों अपनी इकोनॉमी को चोट पहुंचाते रहे हैं, चाहे 2016 की नोटबंदी हो या 2025 की टैरिफ नीति। अब बाजार भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। देखते ही देखते 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। छोटे निवेशक बेचारे खड़े अपनी ये बर्बादी देख रहे हैं, लेकिन लोगों को लपक लपक के स्टॉक खरीदने की टिप्स देने वाले मोदी और शाह आज खामोश क्यों हैं? ये सिला दिया आपकी सो कॉल्ड दोस्ती का ट्रंप ने टैरिफ ठोक कर। उधर दुनिया के करीब 50 देशों ने ट्रंप से टैरिफ नेगोशिएशन की अपील कर डाली, लेकिन भारत अभी टैरिफ के असर का इंतजार कर रहा है, तो सवाल सियासी भी उठने लगे। असलियत यह है कि जो विध्वंस अभी मार्केट्स में मच रहा है, वो बर्बादी अभी हमारी इकोनॉमी में, हमारे रोजगार में होनी बाकी है, हमारी कंपनियों में तबाही मचनी बाकी है। लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह मूक दर्शक बने रहेंगे। ये अलग बात है कि उस टैरिफ के खिलाफ बाकी देशों ने, चाहे वो ईयू हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कनाडा हो, ब्रिटेन हो, स्पेन हो, ब्राजील हो, सब लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया हो, सब लोगों ने इसका प्रतिकार किया, विरोध किया, लेकिन एक चू सुनाई नहीं दी है नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल के मुंह से। हालांकि भारत की ओर से अभी तक ट्रंप की टैरिफ नीति पर आधिकारिक एक्शन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि चीन की तरह भारत अमेरिका पर पलटवार नहीं करेगा, बल्कि टैरिफ युद्ध में बन रहे हालात का मुआयना करके विदेशी कारोबार बढ़ाने के मौके तलाशेगा। आज तक ब्यूरो। जब से ये टैरिफ लागू करने की घोषणा की गई है, उसके बाद 3 अप्रैल को भारत सरकार की तरफ से पीआईबी का एक प्रेस कम्युनिकेशन आ चुका है, एक प्रेस रिलीज सिर्फ आ चुका है जिसमें कहा गया है कि हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बाद अब तक इसके बारे में सरकार का रुख क्या रहेगा, भारत इस पर क्या करने जा रहा है, अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब मार्केट्स खुले तब सेंसेक्स के 30 में से 29 और निफ्टी में से 50 में से 50 सारे शेयर्स, सारे स्टॉक्स ये लाल में नजर आए, यानी गिरते हुए नजर आए। तो क्या भारत भी इसी तरीके से मंदी की ओर नजर लगा के बैठा हुआ है? इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सचमुच में सरकार कुछ इसके बारे में कर सकती है या ट्रंप की मार अब सभी को झेलनी पड़ेगी। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आर्थिक विषयों के जानकार नरेंद्र तनेजा इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय नेशनल कांग्रेस की, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगी। उनकी स्टेटमेंट्स हमने इस पैकेज में भी दिखाई थी, उन्होंने कुछ सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठाए हुए हैं। सिद्धार्थ जरा भी मैनेजिंग एडिटर बिजनेस टुडे के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार इकोनॉमिस्ट और पूर्व प्रोफेसर जेएनयू, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे और अश्विनी महाजन इकोनॉमिस्ट भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। शुरुआत करेंगे सुप्रिया श्रीनेत आज से, क्योंकि आपने आज कुछ संगीन आरोप भी एक तरीके से लगाए हुए। आपका कहना है कि फिलहाल तो स्टॉक मार्केट में नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर
भारत की इकोनॉमी पर, रोजगार पर भी हो सकता है। आपने यह अंदेशा यहां पर जताया हुआ है। सरकार की तरफ से आपकी क्या भूमिका, आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? क्या सरकार की खामोशी फिलहाल, क्योंकि बायलैटरल टॉक्स हमारे चल रहे हैं, इसके वजह से सरकार खामोश है, क्या यह सही है? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सरकार को नजर आना चाहिए कि सरकार है, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से और बहुत संवेदनशीलता से कह रही हूं। सरकार बिल्कुल मिसिंग इन एक्शन है। असलियत यह है कि ट्रंप जी ने टैरिफ लगाया और आपकी रिपोर्ट ने कहा चीन से कम लगाया। जी नहीं, एक बेस टैरिफ 10% सब पर लगाया, और जो देश जितना टैरिफ अमेरिका पर लगाता था उसका आधा उन्होंने रेसिप्रोकल लगा दिया। चाइना क्योंकि 67% लगाता था, उन पर 34% टैरिफ लगा है। हम लगाते थे करीब करीब 52%, हम पर 27% के आसपास लगा है। पहली चीज ये, दुनिया के तमाम देशों ने या तो इसका विरोध जताया है, इस पर कड़े शब्दों में इसका प्रतिकार किया है, या अपनी इकोनॉमीज को वो कैसे संभालेंगे उस रणनीति पर बात करिए। ताइवान जैसी इकोनॉमी ने कहा है कि वो अपनी कंपनियों की सुरक्षा के लिए जो इस ट्रेड और टैरिफ वॉर के उसमें आएंगी चपेट में, $2.7 बिलियन का एक पैकेज बनाएगा। ब्रिटेन ने कहा है हम बातचीत करेंगे लेकिन हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे। ब्राजील ने यह कहा है। कनाडा ने उनके ऑटो पार्ट्स और ऑटो पर 25% टैरिफ की पेशकश करी है। फ्रांस ने ईयू निवेश बंद करने की बात करी है। यूरोपियन यूनियन ने एकजुट में बात करी है। भारत सरकार से एक पीआईबी रिलीज आई है। इस देश में कॉमर्स मंत्री है। जिस दिन ट्रेड और टैरिफ अनाउंस हुआ था, ये टैरिफ ट्रेड पर, उस दिन उन्होंने 14 रीट्वीट किए मोदी जी की बैंकॉक विजिट के, लेकिन एक शब्द उन्होंने इस पर नहीं बोला। वो गरिया रहे हैं स्टार्टअप्स को। प्रधानमंत्री मोदी पहले थाईलैंड फिर श्रीलंका, राम जाने कहां होके आ गए, उनके यहां से एक शब्द नहीं है। मतलब सरकार कहां है? और मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहती हूं, वो बतानी जरूरी है। इसका बहुत बुरा असर हमारे ट्रेड पर होगा और उसका ज्यादा असर हमारी कंपनीज और रोजगार पर होगा, क्योंकि जितना टैरिफ बढ़ेगा उतने हमारे सामान वहां पर महंगे होंगे, हमारी कंपेटिटिवनेस घटेगी, हमारी डिमांड घटेगी, हमारी कंपनियां कम बनाएंगी और उसकी वजह से रोजगार और निवेश दोनों पर असर पड़ेगा। अब ये सरकार कैसे झूठ बोलती है? आपका शो शुरू होने से आधे घंटे पहले एक प्रेस रिलीज आई, ये भी पीआईबी पर आई, कि ₹2 एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, लेकिन इसका जनता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, जनता के दाम नहीं बढ़ेंगे। यह सफेद झूठ है, और इसलिए सफेद झूठ है कि असल में तो जनता के दाम कम होने चाहिए थे, और जनता को अभी यह सहूलियत दी जा रही है कि बढ़ेंगे नहीं। $60 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल है, 86 पर था एक साल पहले। $26 क्रूड ऑयल कम हुआ, लेकिन इसका फायदा आम जनता को नहीं मिला, सरकार मुनाफाखोरी पे लग गई। हर बार झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। जो 12-13 करोड़ लोग अपनी वेल्थ इरोड होते हुए देख रहे थे, 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए थे मार्केट के मॉर्निंग ट्रेड में, उनको सरकार क्या कह रही है? उनकी क्या जवाबदेही है? सरकार में कौन जिम्मेदार है? यह सवाल आज पूछना बनता है ना। बाकी देशों की सरकारें बोल रही हैं, हमारी सरकार कहां है? दौड़े दौड़े आप अमेरिका भी गए, आपने झप्पी पप्पी भी कर ली, उसके बाद क्या हुआ? आपको इल्ट्रीट किया गया वहां पर, वो अलग बात है। चीन जो है वो हमारे घर में बैठा है, एलआई हमारे ऊपर ट्रेड टैरिफ लगा रहा है, आप सबको अपना दोस्त बताते फिरते हैं। तो सवाल तो पूछा जाएगा ना आप पर, क्योंकि यह देश हित की बात हो रही है, और यह ऐसे वक्त पर हो रही है जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। सरकार कुछ भी कहे। नरेंद्र तनेजा, 3 सवाल खास करके सुप्रिया श्रीनेत यहां पर उठा रही है। पहला सवाल यह कि सरकार चुप क्यों है? जिस पीआईबी रिलीज की बात सुप्रिया श्रीनेत यहां पर कर रही थी, उसमें सिर्फ इतना जिक्र किया गया है कि द डिपार्टमेंट इज एंगेज विद ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंडियन इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्टर्स टेकिंग फीडबैक of their assessment of the tariffs, assessing the situation। मतलब वो नजर लगाए बैठी हुई है कि किस तरीके से क्या सिचुएशन बनती है और उसके बाद इसके बारे में फैसला होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमारी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत यहां पर चल रही है। दूसरा सवाल यह उठाया गया कि स्टॉक मार्केट में इतना ब्लडबाथ हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? जब चुनाव का माहौल था तब तो मंत्री आके यहां पर कह रहे थे, मुंबई में भी आकर कह रहे थे कि आप खुश होकर, बिंदास्त होकर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करिए, सरकार तो हमारी दोबारा आ रही है। और तीसरा सवाल वो यहां पर उठा रही है कि जनता को फायदा उठाए इस तरीके से। एक्साइज ड्यूटी तो बढ़ा दी गई, लेकिन जनता को उसका फायदा नहीं हुआ। क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हुई है, लेकिन जनता को इसका फायदा नहीं हो पा रहा है। क्या सरकार तैयार नहीं है? 3 सवाल खास करके यहां पर उठाए गए। तनेजा जी, आपका जवाब। नहीं,
मैं आपको सिलसिलेवार तीनों का जवाब देता हूं। देखिए, जब आप विदेशी जो देश होते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो, कहीं से भी आप डील करते हैं, उसको कूटनीति बोलते हैं, डिप्लोमेसी बोलते हैं। जिस बात होती है वो ट्रेड डिप्लोमेसी भी हो सकती है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी हो सकती है, एनर्जी डिप्लोमेसी, तरह तरह के उसके डायमेंशंस होते हैं। और उसके अंदर डिप्लोमेसी में चुप रहना और या समय आने पर उसका जवाब देना, वक्तव्य देना, ये उसका बहुत अहम एक मुद्दा होता है। ज़रूरी नहीं होता आप बोलें, कई दफ़े आप चुप होकर के उतनी बड़ी बात कह रहे होते हैं जो कि आपके बोलने से शायद नहीं हो पाती। चीन के वक्तव्य हमने देखे, उन्होंने रिटेलिटरी जो अपना मेजर किया, जो भी उन्होंने करा है। हमको ये देखना है कि हमारी बातचीत लगातार अमेरिका से चल रही है, हम वहाँ से ट्रेड डील जो है उसके बारे में लगातार बातचीत चल रही है। पिछले दिनों दिल्ली में भी इस पर बातचीत हुई है। और दूसरी बात यह कि हमारे राष्ट्र हित में क्या है उसके बारे में लगातार उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। वो क्या नीति अपनाते हैं, विश्व का उनका क्या नज़रिया है, सरकार का, वो उनका प्रेरोगेटिव है। हम हमारी नीति क्या हो उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते, हम उनकी नीति में नहीं कर सकते। हालांकि चूंकि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी ताकत भी है, तो इसलिए पूरी दुनिया पर उसका असर होता है। लेकिन यह है कि जहां तक अभी जो नीति है, यह है कि उसका पूरा अध्ययन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि किस किस आइटम में, किस किस सेक्टर में, किस किस इंडस्ट्री में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कहाँ पे हमको उनको जो है अंदर से बातचीत करनी है, कहाँ पे हम उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके बातचीत करनी है, उस करा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन एक दूसरा ब्लॉक है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो वेस्ट का हिस्सा है, वो आपस में भाई भाई हैं, वो अपना क्या करते हैं वो जानते हैं। चीन उनके लिए भी एक टारगेट है, दुश्मन भी कहते हैं कई लोग अमेरिका में उसको, वो अपने लिहाज से चीन को देख रहे हैं। हमको ये देखना है कि हमारी जो है अमेरिका से संबंध जो है उसके अंदर अपने राष्ट्र हितों को कैसे उसकी सुरक्षा करें। और अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि उसका अध्ययन किया जाए, लेकिन साथ में चुप रह करके एक बहुत ही पावरफुल मैसेज जो है उनको दिया जाए। कूटनीति सड़क पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब पूरी लंग्स, पूरी ताकत से उसकी दिखाना हमारी लंग्स कितनी पावरफुल, इससे कूटनीति नहीं होती है। ये सड़क की राजनीति हम कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब इतने बड़ी आर्थिक व्यवस्था एक देश है उससे हम डील कर रहे हैं, हमको पता है, हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा कॉमर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उससे डील कर रहे हैं। कोई अगर ये समझता है इसका मतलब चूंकि हम वक्तव्य नहीं दे रहे या चीन की तरीके से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रहे कि हम कुछ नहीं कर रहे, तो फिर उनको कूटनीति का कुछ नहीं पता। अंदर बातचीत भी हो रही है और कुल मिलाकर के इस समय जो थोड़ा चुप रह करके बहुत ताकतवर मैसेज अमेरिका को दिया जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो राष्ट्र हित में हम अपना करेंगे, वो अन्य राष्ट्रों से क्या करते हैं हम उसको देखेंगे। दूसरी बात यह है कि हम नहीं मानते कि हम कोई बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था है, हम ताकतवर अर्थव्यवस्था है। 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, पीपी पे 13 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, हम एक ताकत है। और खासा से 10 साल में हमने भारत को कहां से कहीं तक पहुंचाया है। हो सकता है विपक्ष को या कांग्रेस को लगता हो कि भारत बड़ी कमजोर अर्थव्यवस्था है, भारत को वो पाकिस्तान से अंदर ही अंदर तुलना करते हो, करने दीजिए उनको, ये तौहीन करते हैं भारत की। देश कहीं आ गया, देश की जनता जानती है कि आज कहां हम पहुंच चुके हैं। जो नेतृत्व है, इन्होंने कहा थाईलैंड जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, राष्ट्र हित में जा रहे हैं। वियतनाम टूरिज्म करने नहीं जा रहे, यहां पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और वहां वियतनाम में टूरिज्म, उसलिए नहीं जा रहे, वो राष्ट्र हित में जा रहे हैं, व्यक्तिगत काम से नहीं जा रहे। और बिल्कुल जाएंगे जहां आवश्यक होगा, राष्ट्र हित में होगा, वियतनाम भी जाएंगे, थाईलैंड भी जाएंगे, श्रीलंका भी जाएंगे, राष्ट्र हित में जाएंगे, टूरिज्म करने जाएंगे वहां पे। समझना चाहिए, इस पर फर्क होता है। इसलिए इस पर सवाल उठाना कि प्राइम मिनिस्टर अपनी ड्यूटी क्यों कर रहे हैं, विदेशों में जाकर के बिम्स्टेक समिट के अंदर भारत का जो है प्रतिनिधित्व क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रहितों की क्यों रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसे सवाल उठा सकती है और कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि उनके जो शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो देश में कभी रहते नहीं है, उसके बाद और टिप्पणी करते, क्योंकि उन्होंने सीधे प्राइम मिनिस्टर पर टिप्पणी करी है, इसलिए यह कहना आवश्यक था। दूसरी बात आपने कि स्टॉक मार्केट, देखिए स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है, जो कुछ भी हो रहा है पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट में हो रहा है। स्वयं अमेरिका जिसके कारण स्टॉक मार्केट के अंदर ये तूफान आया है, उनकी स्टॉक मार्केट में भी हो रहा है। स्टॉक मार्केट को चलाना सरकार का काम नहीं होता, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो चीन की हो या अमेरिका का हो वो। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट ग्लोबली इंटीग्रेटेड होती है, वो ऊपर गई है नीचे भी आती हैं, और जब ऊपर भी जाती हैं, जब बहुत ऊपर जाती हैं लोगों को बहुत प्रॉफिट होता है, क्या सरकार उसको आके करती है। तीसरी बात इसमें आवश्यक होता है कि जो जहां तक इन्होंने बात करी एक्साइज की, पेट्रोल डीजल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कीमतें कम हुई हैं कच्चे तेल की, इन कंपनियों को जो भी इनका मार्जिन है, कुशन है, उसमें ये इसको एब्जॉर्ब करेंगे। जहां तक एलपीजी की बात है, एलपीजी भारी मात्रा में आयात करते हैं, भारी मात्रा में, चूंकि साहिल जी नहीं, लोगों को नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, जहां तक आपके फायदे की बात नहीं, ये बोली रही थी, मैं तो सुनता रहा था,
रुकिए, पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं। लास्ट लाइन है, नहीं, उसके बाद खत्म करने दीजिए उनको जल्दी से। तनीजा जी खत्म करिए आपकी बात। वो भी बोले, क्यों नहीं बोले? अच्छा, हाँ, लेकिन जहां तक देखिए इसकी बात है कि एलपीजी सिलेंडर की बात है, सरकार ने जब से हम सत्ता में आए हैं पूरे देश में एलपीजी हम लेके गए हैं, उसका अर्थशास्त्र हम संभालते हैं। किसी को तकलीफ हो ये हमारी जिम्मेदारी और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सुप्रिया श्रीनेत, आप जवाब देना चाहते हैं? साहिल जी, मैं कुछ छोटी सी बात कह सकती हूँ यहाँ पे। एक बात इन्होंने अच्छी कही कि सरकार का काम मार्केट चलाना नहीं है, तो सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों स्टॉक खरीदने की टिप्स दे रहे थे? लगातार चुनावी प्रचार के दौरान स्टॉक खरीद लो, 4 तारीख को ये होगा, स्टॉक खरीद लो, सिस्टम टूट जाएगा, ऐसा बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है, क्यों कर रहे थे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? इसको तो बहुत भाषा में इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहा जा सकता है कि आपको शायद कुछ चीजें पता थी इसलिए आप ये कर रहे थे। सरकार का काम नहीं था तो चुप बैठना चाहिए था। और अब जब लाखों करोड़ों स्वाहा हो रहे हैं, 55 लाख करोड़ स्वाहा हो गए स्टॉक मार्केट्स के पिछले 6-7 महीने में, तो चुप बैठे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा राष्ट्रहित में मोदी जी हर जगह जाएंगे। अरे बिल्कुल जाए, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, जाए बैंकॉक, जाए श्रीलंका। अगर राष्ट्रहित की बात करते हैं तो राष्ट्रहित में सबसे पहले मणिपुर जाना चाहिए, जहां पर प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मणिपुर जाने के नाम पर उनके 8000 करोड़ के विमान का ईंधन खत्म हो जाता है। एक और बात, यहां पर हम अंदर अंदर किससे तुलना कर रहे हैं, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। हमारे 10 साल में एवरेज जीडीपी ग्रोथ 7.5% रही, आपके 10 साल में एवरेज जीडीपी ग्रोथ 7% नहीं पहुंच पा रही है। असलियत यह है कि एचएसबीसी के चीफ इकोनॉमिस्ट का अगर आप पेपर आज पढ़ लीजिए तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ट्रेड टैरिफ जो लगा है उसके चलते जीडीपी का 1.5% कम से कम इरोड हो जाएगा। क्या आपकी कोई रणनीति है? क्या आप इसके बारे में कुछ करने जा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, यहां पर यह कहना कि सड़कों पर आकर बात नहीं की जाती, कोई आपसे सड़क पे आने को नहीं कह रहा है। आप गिड़गिड़ाए, आप अमेरिका गए, आपने पहले ही बोल दिया कि हम $23 बिलियन के इंपोर्ट पर ऑलरेडी हम ड्यूटी घटा देंगे। क्यों आपने बोला पहले? आप रणनीति बनाते, आप तो पूरा वहां पर बिछ गए, जाकर आप बिना बुलाए पहुंच गए और इसलिए ट्रंप ने आपके साथ वो बर्ताव किया जो हमें अच्छा नहीं लगा। आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। असलियत यह है कि मार्केट में हमारे यहां एक डर है, और डर इस बात का है कि यह सरकार अमेरिका को खुश करने के लिए अपने टैरिफ कम करने को तैयार हो जाएगी, जिसका खराब प्रभाव हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे, उनकी कंपेटिटिवनेस पर पड़ेगा, उनकी मार्जिन्स पे पड़ेगा, उनके प्रॉफिट पे पड़ेगा, उनके इन्वेस्टमेंट और अंततोगत्वा जॉब्स पर पड़ेगा। और इसकी वजह से मार्केट लगातार गिर रहा है। मेरा तो एक ये मानना है, मार्केट में अगर इंटरफेयर नहीं करना तो मार्केट टिप्स दे रहे थे, और आप कह रहे हैं कि खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी बढ़ने का। अरे भाई, खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अच्छा प्रभाव पड़ा था उसको क्यों छुपा रहे हैं? आपने क्यों नहीं लोगों को के दाम कम किए? 86 से गिरकर 60 आ गया। प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि भारत तैयार है टैरिफ कम करने के लिए। मांग उनकी यह है कि फार्म प्रोडक्ट्स पर जो अमेरिका से यहां पर आते हैं उसका टैरिफ कम कर दिया जाए, जिसका सीधा असर भारत के किसानों पर पड़ सकता है। क्यों तैयार है भारत? ऑटो सेक्टर पर जो ड्यूटी लगाई जाती है भारत की तरफ से, वो कम किया जाए, ये भी मांग उनकी बार बार की जा रही है। तनीजा जी, संक्षेप में बाकी गेस्ट पर के पास जाने के पहले, क्या जो बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी यूएस के साथ हो रही है, माना जा रहा है कि सितंबर तक उसका कुछ असर दिखाई देगा, क्या हम ये मान के जा सकते हैं कि जिस तरीके से लाल आंख दिखाने की बात की जा रही थी, क्या अमेरिका को भी उसी चीजों में जवाब दिया जाएगा, उसी शब्दों में जवाब दिया जाएगा? देखिए, जहां तक भारत की अस्मिता की बात है, राष्ट्रहित की बात है, लाल नीली पीली जो आंखें दिखाने की जरूरत है दिखाई जाएंगी। और ट्रीटी अभी इसमें बातचीत चल रही है, सितंबर का मतलब अंदाज लगाइए कितनी टफ नेगोशिएशंस हो रही हैं राष्ट्रहित में। मेरी कांग्रेस की जो मित्र हैं प्रवक्ता, उन्होंने एक बात कही कि क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पता था कि उनके शेयर्स के बारे में? बहुत गलत आरोप है। आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार पार्टी की, वैसा मैं मान के चलता हूं। इस तरह के आरोप लगाना प्रधानमंत्री पे या गृह मंत्री या किसी मंत्री पे, वो शोभा नहीं देता। कायदे में देखा किसी और देश में तो इसके बारे में सजा होनी चाहिए। इस तरह के आरोप आप टेलीविजन पर लगा रही हैं, स्टॉक मार्केट लेकर के। दूसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी जरूर होती है कि देश की अर्थव्यवस्था की बात करे। आपने ये कहा कोई प्रगति नहीं हुई, तो 4.3 ट्रिलियन और आप सड़क और विदेशों में जाके चीखते रहे। आपके नेता ने विदेशों में जाके कहा भारत में निवेश मत करिए,
भारत के राष्ट्र हित के खिलाफ वक्तव्य देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, सेमिनार में बोलते हैं कि भारत में निवेश एक जगह दिखाइए जहां पर उन्होंने निवेश भी आया आप झूठ और मत बोलिए। एक जगह उन्होंने ये नहीं कहा, 4.3 ट्रिलियन आप डॉलर, झूठ मत उसके बोलिए। बावजूद आप झूठ बोलने का 4.3 काम मत ट्रिलियन डॉलर, करिए। 4.3 ट्रिलियन डॉलर उसके बाद भी अर्थव्यवस्था पहुंची है। अच्छा, उसके बावजूद आप झूठ मत बोलिए, आपके पास तथ्य नहीं है, आंकड़े नहीं है, आप बिग विकेट पर है, आप अच्छा, झूठ मत बोलिए। एक जगह दिखाइए जहां पर मेरे नेता ने ऐसा कहा हो। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। आज की स्थिति में, आज की स्थिति में निवेश हमारे टाइम पर ज्यादा था। झूठ आपकी मत बोलिए। मैं जरा मुझे बोलने दी। मेरे नेता एक के बारे में चलिए, एक झूठ मिनट मत इनकी लंग बोलिएगा। पावर को मैं सलाम करता हूं। चलिए जल्दी खत्म करिए तनुजा जी, बाकी है। गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी हमें जाना है। तनुजा जी जल्दी खत्म करिए, सुप्रिया जी खत्म करने दीजिए उनको, उसके बाद बाकी लोगों के बाद तनुजा जी खत्म करिए, बोलिए। इनको चुप थोड़ा मुझे बोलने दी। नहीं, इनको आप इनको बीच में देखिए। अब ये तो इस तरह बात करती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है इनकी लंग पावर है, शब्द तो है नहीं और इंटेलेक्ट तो है नहीं, बस चीखना चिल्लाना। मैं आपको बताता हूं, बोलिए बोलिए, जल्दी खत्म करिए। आपके नेता राहुल गांधी ने, मेरे पास है, राहुल नेता ने, अच्छा सुनिए, नॉर्वे इंडिया, सुनिए नॉर्वे इंडिया, अब सुनिए कोई जुमले नहीं है, झूठ मत बोलिए। सर मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। कुछ नहीं होगा। आप चीखना सुप्रिया जी मुद्दे पर रहते हैं, सुनिए नरेंद्र तनेजा जी मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर बात करिए, आपकी बात खत्म करिए, बाकी लोगों के पास भी जाएंगे आप। हर बहस जब कुछ नहीं होता। चलिए तनेजा जी खत्म करिए, आपकी बात खत्म करिए। मेरे पास बाकी सवाल भी है, तनेजा जी आपकी बात खत्म करिए, डिबेट को हमें आगे ले जाना है। तनेजा जी बात खत्म करिए। राहुल सुनिए, राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर के इन्होंने कहा, असलियत ये है। अब ये बहस है क्या? लोगों को बेरोजगार ये बहस है, महंगाई और आर्थिक असमानता। ये डिबेट तो भटक जाएगी, ये डिबेट तो भटक जाएगी। लंग पावर है। प्रोफेसर अरुण कुमार, बोलते प्रोफेसर अरुण कुमार, जरा एक मिनट, जरा डिबेट नहीं भटकाएंगे हम। आज की स्थिति में लोगों को यह जानने की जरूरत है कि क्या सचमुच में उनकी इकोनॉमी मंदी की तरफ जाने की कोशिश हो रही है, क्या स्लो डाउन भारत देखने की कोशिश कर रहा है, उस पर हमें बातचीत करना ज्यादा जरूरी है। नरेंद्र तनेजा जी, तो हम लोग जरा उस मुद्दे पर टिके रहते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, सिंगापुर के प्रधानमंत्री अपना एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि आज की स्थिति में रूल बेस्ड ग्लोबलाइजेशन खत्म होता जा रहा है और इसके लिए उनके देश के जनता को इसके लिए तैयार होना चाहिए। क्या भारत में भी उसी तर्ज पर जनता को तैयार रहना चाहिए? एक ग्रेट डिप्रेशन जिस तरीके से 1930 में देखा गया था उस दशक में, क्या उसी तरीके से जिस तरीके से टैरिफ की नीति अपनाई जा रही है, हम उसी दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार उसके लिए तैयार है, भारत उसके लिए तैयार है? आपको क्या लगता है? साहिल जी, आपने ठीक कहा। असल में ये जो टैरिफ लगाए गए हैं, पहले कहा गया था ये रेसिप्रोकल लगाएंगे कि जितना आप हमारे ऊपर लगाते हैं हम उतना आपके ऊपर लगाएंगे, लेकिन जो फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया वो तो बिल्कुल बेतुका है। वो उन्होंने क्या किया कि डेफिसिट को एक्सपोर्ट से डिवाइड करके और उसका परसेंटेज निकाल के आधा कर दिया। ये कोई मतलब नहीं बना। जैसे भारत का एवरेज टैरिफ 17% है, अमेरिका का 3% है, तो 14% मान सकते हैं कि जो टैरिफ में फर्क है। या जैसे कि चीन है, उनका कोई 54% टैरिफ का डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए ये जो लगाया गया है टैरिफ, वो प्रोटेक्शनिज्म के लिए लगाया गया है। वो अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो अर्थव्यवस्था को ये कह रहे हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में वापस जॉब्स लाएंगे और जो जॉब्स लाके और अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। तो ये जो है ये डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि जो रूल बेस्ड जो टैरिफ थे, जो WTO के थे, वो नहीं जो काम आ रहे हैं। इस समय जो ये लगाए गए हैं टैरिफ, उसकी वजह से अमेरिका में दाम बढ़ेंगे, अमेरिका में जब डिमांड कम होगी और उससे जब दुनिया भर का एक्सपोर्ट कम होगा। जब एक्सपोर्ट कम होगा तो वहां पे अमेरिका में भी कमी आएगी उत्पादन में, बाकी देशों में भी कमी आएगी। तो एक तरह से रिसेशन की तरफ लगता है हम लोग जा रहे हैं। दूसरा, जो आपके सप्लाई चेन्स हैं, सप्लाई चेन्स शॉर्टन होंगे, सप्लाई चेन में परेशानी आएगी, तो उसकी वजह से भी होगा। तो कुल मिला के जो अनिश्चितता है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। लेकिन ये एंटीसिपेट किया जा रहा था अरुण कुमार, ये एंटीसिपेट किया जा रहा था जब वहां पर चुनाव के बाद में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भाषण कर रहे थे, अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे थे, ये एंटीसिपेट किया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, इस तरीके से टैरिफ्स में बदलाव किए जाएंगे, इस तरीके से टैरिफ लगाए जाएंगे।
क्या आपको लगता है कि हमारा देश उसके लिए तैयार है? क्या उसके लिए हम लोग पहले से तैयारी हमने शुरू की है? आपको क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की थी, उन्होंने ये प्रोटेक्शनिज्म की बात नहीं की थी। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब कि हम जितना आपके ऊपर लगाते हैं आप उतना हमारे ऊपर लगाते हैं, उतना हम बैलेंस कर लेंगे। लेकिन यहाँ प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, जितना टैरिफ लगाना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा लगाया जा रहा है, जिससे कि जॉब्स वापस आ सके। अमेरिका में हुआ यह कि इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का जो उत्पादन था वो अमेरिका से निकल के भारत, चीन, मेक्सिको वगैरह चला गया था। तो जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, स्टील वगैरह है, उसका जो अच्छे जॉब से वो चले गए थे। तो इसलिए वहां पे एक कोशिश है कि दोबारा करें, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे जो मिनिमम वेज वो $15 है, यानी कि जितना वहां पे आदमी को 8 घंटे में मिलता है उतना भारत में 1 महीने में मिलता है। तो ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए उनको जो अपने टैरिफ लंबे अरसे के लिए लगाने पड़ेंगे। उसका असर ये होगा कि दुनिया में सब जगह कमजोरी आएगी, रिसेशन आएगा, और खासकर अगर हम एक दूसरे पे भी टैरिफ लगा देंगे, जैसे कि खतरा है कि अगर चीन डंपिंग करेगा तो हमको भी टैरिफ लगाने पड़ेंगे। अगर ये टैरिफ वॉर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके परिणाम और ज्यादा बुरे होंगे। अगर सिर्फ बाकी देश सिर्फ अमेरिका पे टैरिफ लगाते हैं और देशों पे टैरिफ नहीं लगाते हैं तो उसका असर हम पे कम पड़ेगा। लेकिन सरकार को इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए कि इस समय उससे कैसे डील करेंगे, कि वो अगर जो बाकी देशों पे टैरिफ लगता है तो क्या करेंगे, सिर्फ अमेरिका पे टैरिफ लगता है तो क्या करेंगे, इसकी तैयारी क्या है ये हमें अभी पता नहीं है। और अनिश्चितता के चलते स्टॉक मार्केट पे और बाकी सिद्धार्थ जराबी, कई लोग ये कहते हैं कि हम तो वैसे भी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, आज की स्थिति में चाइना पर ज्यादा टैरिफ लगाए गए भारत के मुकाबले। तो कई लोग ये कहने लगे हैं कि भारत के लिए मौका है, लेकिन क्या भारत इस स्थिति में है इस मौके का फायदा उठाने के लिए? क्योंकि मेक इन इंडिया शुरू होने के बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो उस तरीके से बढ़ नहीं पाई जितनी 2013-14 में थी। करीब करीब उतनी हिस्सेदारी यहां पर दिखाई देती है। तो क्या हम उसका फायदा उठाने की स्थिति में आज की तारीख में आपको नजर आ रहे हैं सिद्धार्थ? जहाँ तक भारत की अर्थव्यवस्था का विषय है, भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ असर ज़रूर पड़ने वाला है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ी ब्रेकेज आने वाली है। कोविड के बाद हम फिर से एक वैसी स्थिति देख रहे हैं जिसमें ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या हमारे यहाँ मंदी आएगी ये कहना शायद गलत है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन और जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी बड़ी अलाइनमेंट है। ये सही है कि हमारे एक्सपोर्ट्स लगभग $800 बिलियन के हैं, परंतु पिछले 3-4 महीनों में सरकार ने ट्रम्प टैरिफ्स का जो अंदेशा था उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग कंट्रीज से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स या जिसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ कहा जाता है उसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। इसलिए हम अपना एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफाई करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक भारत की बात है, एक आंकड़ा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम ना तो एकदम एक्सट्रीम है जो 54% से भी अधिक चाइना का जो हाल है, और दूसरा जो लोअर स्टेज पे हम मिडिल में है 26% पे। और एक आखिरी बात साहिल जाते जाते जो मैं यहाँ पे विषय रखना चाहूँगा, जो सारी चर्चा इतनी देर से मैं सुन रहा था, इसमें कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत सरकार केवल एक ऐसा देश था जिसका अमेरिका के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद हाईएस्ट लेवल पे डायलॉग एक ट्रीटी को लेके चल रहा है। कुछ दिन पहले जब डेलीगेशन आई थी यहाँ पे तो काफ़ी सीरियस बातचीत हुई है, और ये तब जबकि अमेरिका किसी और देश से बात भी नहीं कर रहा है। और अलग अलग सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी ये मिल रही है कि हो सकता है अक्टूबर-नवंबर तक यूएस इंडिया की एक नई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो जाएगी, और उसके चलते कई सारे जो ये विषय अभी उठाए जा रहे हैं इनका कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक निवारण हो जाएगा। लेकिन दो सवाल इसमें उठते हैं, क्योंकि आपने कहा कि चाइना के मुकाबले तो हम पर काफी कम टैरिफ लगाया गया है। कई लोग ये कहते हैं कि ये तो ऐसे कहने जैसा हो गया कि अगर सैलरी कट होती है किसी कंपनी में तो उसके मुकाबले मेरी सैलरी तो कम कटी है करके, असर तो हम पर भी उतना ही हो रहा है। क्या हमारी बातचीत के बावजूद भी ट्रंप जिस तरीके से हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, 26-27% जो भी हमारे ऊपर एक टैरिफ लगाया गया है, क्या उसका असर हमको देखने मिलेगा? क्या एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक है? और सरकार क्या इस पर किसी भी तरीके से स्टेटमेंट ना देना, पार्लियामेंट के सेशन चल रहा था उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं आया, ये क्या दिखाता है सिद्धार्थ?
देखिए, कहीं और जगह पे अगर वैकेंसी बनती है तो हमारे लिए भी उसकी जॉब के अवसर बनते हैं। तो मेरा आपके प्रश्न को ये उदाहरण दे के एक प्रकार से जवाब है। दूसरा, क्या स्टेटमेंट बाजी करने से ट्रंप बात मानेंगे किसी की? आज की स्थिति में अमेरिका में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो इन विषयों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो लगातार गुहार लगा रहे हैं ट्रंप से कि आप हमारी बात सुनिए, आप 90 दिन का समय दीजिए, जो 9 अप्रैल को टैरिफ लगने वाले हैं उनको अभी नहीं लगाइए, आप कुछ और सेक्टर्स को एग्जेम्पशन दीजिए। परंतु ट्रंप आज सुबह क्या कहते हैं और शाम को क्या करते हैं, ये अमेरिका के लोगों को खुद जानकारी नहीं है। इतनी सारी स्टोरीज आई हैं कि ये जो फॉर्मूला थी जिसका हवाला प्रोफेसर साहब ने दिया, ये फॉर्मूला 4-5 ऑप्शंस में से एक उन्होंने चुनी। क्यों चुनी, इसकी जानकारी नहीं है। तो ऐसी एक स्थिति में जहां पे जानकारी नहीं है, इतनी वॉलेटिलिटी है, बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। मेरा ये मानना है कि आपको इस बात का ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि पहले ट्रंप टर्म में जब उन्होंने नहीं, साहिल पॉइंट कंप्लीट कर लेने दीजिए, जब पहले डोनाल्ड ट्रंप टर्म में भारत ने रिटेलिएशन की थी, बट सेकेंड टर्म में क्या रिटेलिएशन से हमारा राष्ट्रहित पूरा होगा? मुझे नहीं लगता ऐसी आवश्यकता है। और ये तब जबकि हमारी ऑलरेडी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेके फॉर्मल नेगोशिएशंस चल रही हैं। अगर फॉर्मल नेगोशिएशन चल रही हैं तो बयानबाजी से क्या फायदा होगा? बयानबाजी से क्या फायदा? सुप्रिया श्रीनित, आपसे इस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अश्विनी महाजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप से बात करना काफी मुश्किल है, इसका असर भारत पर भी होगा, लेकिन सवाल बार बार ये उठाया जाता है कि इसको लेकर तैयारी हम पहले से करने की जरूरत थी। क्या, किस तरीके की तैयारी की उम्मीद आप सरकार से कर सकते हैं कि अगर हम इस स्थिति को देख रहे हैं, आज की स्थिति? देखिए, आज की जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि वो आज का जो शेयर मार्केट नीचे गया है उसी के ऊपर चल रही है। तो वो एक मुख्य बिंदु बना है जिस पर हम आज चर्चा करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की बात थी तो बहुत दिनों से चल रही थी, और जब से चल रही थी तब से ही अमेरिका की मार्केट्स डाउन जा रही थी और हमारी मार्केट अप जा रही थी। तो तब तो किसी ने नहीं कहा। तो आज की जो मार्केट डाउन गई है वो ग्लोबल मार्केट्स के कारण, जो भी स्टॉक मार्केट को समझते हैं वो जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स जब डाउन जाती हैं तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम FIIs बोलते हैं, उनको कहीं पर नुकसान हो रहा होता है और वो यहाँ से अपना सामान उठाना शुरू कर देते हैं। यानी उनको कहीं पर घाटा है तो यहाँ से पैसा लेकर के जाना है, उसको वहां पूरा करना है। तो केवल उसकी, इसको हम कहते हैं कि एक सिंपैथी में यहाँ से मार्केट डाउन हो रही है। अन्यथा हम ये जानते हैं कि क्योंकि कई CEO से हमारी बातचीत हुई और कई इंडस्ट्री के लोगों से हमारी बातचीत हुई, कई मामलों में, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, कई मामलों में हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका को बढ़ने वाले हैं आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ्स। यहाँ पर टैरिफ्स की बात जहाँ हो रही थी कि डिस्काउंट दिया है, कम दिया है, ऐसा इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये रिलेटिव टैरिफ्स है। यानी किसी देश पर अगर 34% लगता है तो $100 का माल अमेरिका में $134 का बिकता है। किसी देश पर 26% लगता है तो उसका माल, $100 का माल 126 रुपए में वहां पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि हम रिलेटिवली वहां पर चीपर हो जाते हैं। तो इसलिए जो अभी सिद्धार्थ कह रहे थे कि कहीं नौकरियां बढ़ती हैं तो वहां पर भी हम जा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के एक नया इसमें से अवसर मिल सकता है। दूसरी बात, मैं यहाँ स्वदेशी जागरण मंच से आता हूँ तो एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि आज WTO डाउन ट्रेंड पर है, WTO की अहमियत खत्म हो रही है। ऐसे में जिन के आधार पर WTO बना था, जिसके कारण भारत को नुकसान हुआ था, चाहे वो QRs हटाने की बात हो, चाहे वो हमारे टैरिफ्स घटाने की बात हो, चाहे ट्रिप्स को ज्वाइन करने की बात हो, जिसके कारण भारत से इतनी बड़ी मात्रा में रॉयल्टी बाहर जाती है। तो आज ये अवसर भी आया है कि इस पर विचार किया जाए और देशों को भी साथ लिया जाए। WTO से WTO, लेकिन क्या भारत इस स्थिति में है कि उस अवसर का फायदा उठाए? सुप्रिया श्रीनित,
के आधार पर देश को खूब लाभ हो सकता है। मुझे लगता है कि ये सिल्वर लाइनिंग की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अवसर मिल रहा है। सुप्रिया श्रीनेत, फायदा उठाने की स्थिति में है भारत। अश्विनी महाजन जी के, जी हाँ साहिल जी, ऐसा है कि अश्विनी महाजन जी तो आरएसएस से आते हैं, स्वदेशी जागरण मंच जो आरएसएस से एफिलिएटेड संस्था है, तो वो तो सरकार के पक्ष की ही बात करेंगे। आंकड़े और तथ्य आपको क्या बता रहे हैं? अमेरिका हमें इस तरह से बुली कर रहा है। हम सस्ता तेल रशिया से खरीद रहे थे, अमेरिका के कहने पर अब हम वो तेल खरीदना बंद कर रहे हैं और हम अमेरिका से उनकी ऑयल और उनका गैस खरीदेंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? सर मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। अश्विन जी सुन लीजिए, आपके पास भी आऊंगा वापस में, आपसे भी जवाब लेंगे। सुप्रिया जी बोलिए, बोलिए बोलिए। तो अमेरिका हमें इस तरह से बुली कर रहा है कि हम सस्ता रशियन तेल छोड़कर अब अमेरिका का तेल खरीदने और अमेरिका की गैस खरीदने की बात कर रहे हैं। असलियत यह है कि हमने पहले से ही ऑफर कर दिया है कि हम $23 बिलियन इंपोर्ट पर टैरिफ घटाएंगे। असलियत यह है कि हमारी कंपनीज को अमेरिका ने बुली कराकर वहां पर करीब करीब $40 बिलियन निवेश कराया है और करीब करीब 4 लाख से ज्यादा नौकरियां वहां पे निर्मित कराई हैं, जो कंपनियों को इंडिया में करना चाहिए था। अमेरिका वहां पे करा रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हर देश अपना स्वार्थ देखता है। हमारे देश के लिए कहा जा रहा है, यहां पर कहा गया, अभी एक किसी ने कहा, शायद सिद्धार्थ ने कहा या किसने कहा, कि वक्तव्य देने से बात नहीं बनेगी। तो जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, EU, चाइना, ब्राजील, कनाडा, स्पेन सब वक्तव्य दे रहे हैं, वो सब बेवकूफ है, हम ही समझदार हैं। असलियत यह है, वी बीन कॉट नैपिंग। हमें एक रणनीति बनानी चाहिए थी। ताइवान जैसी छोटा सा देश अगर अपनी अफेक्टेड इंडस्ट्री के लिए $2.7 बिलियन का पैकेज बना रहा है, तो हम अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या करें? और मैं आपको बता दूं, हमारी इंडस्ट्री में अगर हमने इंपोर्ट पर टैरिफ घटाया तो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी। आप ये सोचिए, अगर अल्कोहल पे हम 400% टैरिफ लगाते हैं, अगर हम उसको घटाकर 100% भी करते हैं, तो उस 300% का क्या इफेक्ट होगा? हमारी फार्मा पर क्या इफेक्ट होने वाला है? क्या किसी ने यह सोचा है? क्या एक रणनीति बनी है? क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर इस पर चर्चा नहीं करते हैं, वो स्टार्टअप्स को गरिया रहे हैं। मोदी जी इस पर बिल्कुल सुई टपक सन्नाटा है। तो बात किससे करी जाए, किससे समझा जाए कि हो क्या रहा है? असलियत यह है कि 2 अप्रैल को जब रात को टैरिफ आने वाला था, तो हमारा सदन रात को 3 बजे तक वक्फ बिल डिस्कस कर रहा था। हमारी सरकार की यह प्राथमिकताएं हैं कि हम खो देंगे देश, हम वक्फ बिल डिस्कस करेंगे, हम लोगों का रोजगार, महंगाई, आर्थिक असमानता, अर्थव्यवस्था का डिस्कशन नहीं करेंगे। 1.5% हमारे जीडीपी का उड़ जाएगा अगर ये टैरिफ जस का तस लगा। इसकी कोई चिंता हो रही है क्या? सरकार के व्हाट्सएप पर क्या आ गया उसको पढ़ देना अलग बात है। सरकार के महकमे में क्या आपको इसकी चिंता जताई जा रही है? क्या सरकार ने इसको सदन में इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? ये इतना बड़ा वैश्विक कांड होने जा रहा है। हम ग्लोबलाइजेशन से डीग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका एक हमारा बड़ा बाइलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ हमारा ट्रेड रिलेशन बिल्कुल पार्लियामेंट पे चर्चा करना जरूरी था। सदन में इसमें चर्चा नहीं हुई। सदन में अगर 1.5% अगर हमारा लॉस होता है तो $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन रुपीस हमारे इनकम पर उसका असर पड़ सकता है। लेकिन आप पर आने के पहले यही सवाल हमने पूछा था पीयूष गोयल जी से। पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर है देश के, तब उन्होंने इसका क्या जवाब दिया था वो जरा एक बार दिखा रहे थे। उसके बाद तनुजा जी आपके पास आऊंगा मैं जल्दी से। We stand poised to further expand our trade very rapidly. Our strategic, commercial, defense, and the comprehensive partnership has so many elements to it that when you put the sum of the whole, it becomes a really, really powerful partnership between two democracies, the world's largest, oldest. We are often called the mother of all democracies. And certainly, I think with the Trump government, we should not be having any difficulty in coming to very, very attractive and very strong relationship. We trust each other. तो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये पीयूष गोयल ने इससे पहले कहा था, ये टैरिफ लागू होने के पहले। जल्दी से, मेरा समय खत्म हो रहा है तनुजा जी, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास बचे हैं। जो सवाल सुप्रिया श्रीनेत ने उठाए, क्या आपको लगता नहीं कि पार्लियामेंट पे इसकी चर्चा होनी चाहिए थी जब ये टैरिफ किक इन होने वाले थे?
सुनिए, बहुत ही क्विक पॉइंट। नंबर 1, कांग्रेस की प्रवक्ता ने 3 दफे कहा स्ट्रेटजी पब्लिक आके या टेलीविजन पे आके डिबेट जो की जाती है उसे स्ट्रेटजी नहीं कहते। कांग्रेस में कहते होंगे, विश्व में उसे कोई भी स्ट्रेटजी नहीं कहता। स्ट्रेटजी का तो मतलब ही खत्म। अगर आगे सड़क पर चिल्लाने लगे उसके बारे में, उसे स्ट्रेटजी नहीं कहते। नंबर 2, इन्होंने कहा अमेरिका भारत को रूस का तेल, चलिए अमेरिका ने ये कहा इनको अगले कुछ महीने, मेरा समय खत्म हो गया है, माफ करिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक गंभीर विषय पर यह चर्चा हम करने जा रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से शेयर बाजार में लगातार गिरावट हो रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है। और आज की स्थिति में शेयर मार्केट में यह असहजता, खासतौर पर सहमी हुई चीज खास तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल मेरे साथ एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे आज तक पर। ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए।